तो मंडी निरीक्षक के पेपर के डिस्कशन का आज सेकंड पार्ट हम लोग अपलोड करने वाले हैं, जिसमें आज फिर से हम लोग एक क्वेश्चन उठाए हैं जो कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है 10th का जो मैथ्स है उसमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है सीबीएसई में, डिटो उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं कि इसमें क्या करना होता है। तो देखो, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दो रेखाओं का समीकरण दिया होगा। देखो, एक ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है फर्स्ट समीकरण, ये है सेकंड वाला ये है। ठीक, तो इसमें क्या है, वेरिएबल एक्स और वाई को बोलते हैं। तो एक्स के बगल वाला a1 है पहले वाले इक्वेशन में, वाई के बगल वाला b1 है, ये c1 कांस्टेंट टर्म है। वैसे यहाँ पे एक्स के बगल में a2 है, वाई के बगल में b2 और c2। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऐसे ही कंपेयर करना है, तुलना करना है। पहले वाले इक्वेशन में जो एक्स के बगल में होगा वो a1 होगा, दूसरे वाले में मतलब उसी में y के बगल वाला b1 और c1, फिर उसके बाद दूसरे इक्वेशन में x के बगल वाला a2 b2 c2। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू और c1 का वैल्यू निकाल लेना है। वैसे ही a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू और c2 का वैल्यू निकाल लेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। ठीक, इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तीन कॉन्सेप्ट है, तीनों में एक साथ लिख दे रहा हूं जो कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। अगर a1 बाई a2 को डिवाइड करोगे और वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आता है, ये हो सकता है ये बनेगा, तो इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन जो है, जो इसका हल है, वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोला जाता है इसको, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है। और क्या बोलते हैं इसी को, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हिंदी में इसी को अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय सॉल्यूशन आता है। ठीक, और साथ में अगर लाइन के बारे में पूछा जाए, क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइन के इक्वेशन होते हैं, तो इस केस में लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे काट रहे हैं, इसीलिए इसका सॉल्यूशन यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन है, अद्वितीय है और कैसा है, कंसिस्टेंट है। अब दूसरा केस क्या होता है, a1 और a2 क्या हो जाए, b1 और b2 के इक्वल हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ c1 और c2 के भी इक्वल हो जाए। a1 बाई a2, b1 बाई b2 निकालोगे और c1 बाई c2, ये तीनों आपस में जब इक्वल हो जाते हैं तब भी इसको कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। लेकिन इस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है, इसके बहुत सारे हल आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल आएंगे इसके। ठीक, और इस केस में लाइन जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाते हैं, तो पहला लाइन जहां है उसी के ऊपर दूसरा लाइन है, तो लाइन इस तरीके से कुछ बनता है। इसके बाद जो थर्ड केस बनता है वो बनेगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 के इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा, वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है इसका कोई भी हल नहीं आता है, इसलिए ये नो सॉल्यूशन का केस बनता है। और इसमें दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल, एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। तो ये तीन ही केस बनता है जिसपे ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले वाले में क्या है, a1 बाई a2 का वैल्यू कैलकुलेट करो, b1 बाई b2 निकालो, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं अगर, तो उसका मतलब है कि सॉल्यूशन कैसा है, अद्वितीय है, यूनिक सॉल्यूशन है, और जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को सिंगल एक बिंदु पे काटती हैं। दूसरा वाला केस क्या है, ये तीनों बराबर हो जाए, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। और साथ में इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, इसलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल, अनेक हल आएंगे इसके, अनंत हल आएंगे। ठीक है, और इसमें दोनों रेखाएं क्या हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाती हैं। तीसरा वाला कंडीशन क्या है, a1 a2 b1 b2 इक्वल होगा, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं होगा, ये इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, या इसमें कोई भी हल नहीं आता है ये वाला कंडीशन में, और रेखाएं दोनों क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कोई भी उत्तर नहीं आता है, कोई भी हल नहीं आता है, तब उसको इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। और जब हल आता है तो कंसिस्टेंट ही बोला जाता है, इसलिए इन दोनों जगह पे कंसिस्टेंट लिखा है। तो इसी के बेस पे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं भाई क्वेश्चन में क्या दिया होता है। जैसे पहला वाला था इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 4x प्लस, अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत लोग इसमें क्या है कि दो, जैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन है आपका सी, ऑप्शन ए और सी में क्या किया है कि के साथ में लेके रखा है, तो बहुत लोगों को के से दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बी और डी को देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में से भी आसानी से आंसर दिया जा सकता है। सिर्फ दो को देखते हैं। देखो बी में क्या है, ये हो गया a1, ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसके सामने में जो है वो क्या है, 1 है, तो b1 का आंसर आ जाएगा तुम्हारा माइनस में 1, क्योंकि इसके सामने माइनस है, और यहाँ पे c1 के लिए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही c1 का आंसर 5 है। ये क्या बन जाएगा, a2 बन जाएगा, ये जो बनेगा -2 वो बन जाएगा b2, और ये बन जाएगा तुम्हारा c2। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या निकालना था, अभी अभी समझाया था, तो a1 बाई a2 देखो, तो a1 बाई a2 आ रहा है यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 6
इसका मतलब कितना हो गया 1/2। वैसे b1/b2 निकालोगे, b1/b2 आ रहा है -1/-2 आ रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी हो गया 1/2। देखो a1/a2 b1/b2 दोनों सेम आ चुका है 1/2 1/2। तो अब हम लोग निकालेंगे c1/c2 क्या आ रहा है, तो c1/c2 यहाँ पे देखो 5 और 10, 5 डिवाइड बाई 10, ये भी आ रहा है कितना 1/2। ये कौन सा वाला केस बन गया भाई, ये केस बना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। ये तीनों आपस में बराबर हो चुके हैं। और अभी अभी मैं समझाया था, जब भी तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसके अनंत हल आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, अनंत हल। ठीक, तो अनंत हल वाला कौन सा दिया हुआ है, देख लो ऑप्शन में किससे मैच करेगा। यहां पे लिखा हुआ है किधर गया भाई, अनंत हल वाला, सिस्टम हैज कंसिस्टेंट और सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो देखो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, या इधर हिंदी में लिखा है प्रणाली हमेशा ही सुसंगत रहता है। तो सुसंगत का मतलब यही है कि उसके जब भी अनंत हल आएंगे, अनंत हल कब आते हैं, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, तो ये हमेशा ही कंसिस्टेंट होगा, हमेशा हर एक पॉइंट पे कंसिस्टेंट होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तो बी वाले का ऑप्शन आ चुका है 4, बी वाले का ऑप्शन 4 आ चुका है। तो मिला के देखोगे तो ऑप्शन ए और बी, ए और डी में क्या दिया है, बी का दिया हुआ है 4, बी का दिया है 4, बाकी तो गलत ही हो चुका है। ठीक है, और एक को और चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से a1 है, ये a2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, ये b1 है, ये b2 है, c1 है और c2 है। तो यहाँ पे अगर देखोगे a1/a2, यहाँ पे अगर इस वाले के लिए निकालते हैं तो 8 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा 1। वैसे b1/b2 निकालोगे, b1/b2 क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 दिया हुआ था भाई, सॉरी माई मिस्टेक। तो 4/8 जब होगा, 4/8 तो यहाँ पे आएगा आंसर तुम्हारा 1/2 आ जाएगा। और b1/b2 भी कितना आ रहा है 1/2। वैसे c1/c2 निकाल के देखोगे, c1/c2 यहाँ पे 9/20, तो ये अलग ही आ रहा है। इसका मतलब a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो, तो इसके नो सॉल्यूशन का केस है, एक भी हल नहीं आएगा इसका, नो सॉल्यूशन का केस है, कोई हल नहीं है। तो देखो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ कोई हल नहीं है वाला कौन सा है, थर्ड है। इसका मतलब जो डी है, डी का हो जाएगा थर्ड। तो देखो डी का आंसर आ चुका है थर्ड, बी का आंसर आ चुका है फोर्थ, और इसी से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी बी का फोर्थ था, यहाँ पे भी बी का फोर्थ था, वहां से नहीं समझ में आ पाया, लेकिन डी का आंसर हम लोग निकाले थर्ड और डी का आंसर यहाँ पे क्या था, फर्स्ट। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट था। तो भाई हम लोगों को ये रेखाओं का लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का कंडीशन जानना होगा, तभी जाके क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक, और बाकी दो का जरूरत ही नहीं पड़ा। देख लो मैं दो ही चीज को सॉल्व किया हूँ, बी और डी को, ए और सी को छोड़ दिया मैं, तब भी आंसर आ गया मेरा। ठीक है, और जिनको ए और सी का भी जानना होगा उसमें कैसे करेक्ट आ रहा है, तो भाई कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको भी डिस्कस कर देंगे। अदरवाइज जानने की जरूरत नहीं था, इतने से तुम्हारा काम हो जाता है, सब कुछ जानो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, बने रहो कौनते एकेडमी के साथ में।